Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उपेंद्र सिंह की किताब के अध्याय 10 में उतर रहे हैं। ये हमें ले जाता है भारत में लगभग 600 से 1200 सीई के दौर में। जी, ये वो समय है जब गुप्त साम्राज्य के बाद का भारत मतलब एक तरह से आकार ले रहा था। हाँ, और कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी, है ना। कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी। बिल्कुल, इसे अक्सर अर्ली मेडिवल पीरियड या पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। तो एक तरफ तो लगता है कि राजनैतिक बिखराव है, फ्रैगमेंटेशन है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर जबरदस्त डायनामिज्म, एक ऊर्जा दिखती है। नए कॉन्फ़िगरेशंस बन रहे थे। सही कहा। और यूपीएससी के लिहाज से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब बिखराव का दौर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रीजनल डायनामिज्म का भी था। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस कह सकते हैं जटिल दौर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ताने बाने को सुलझाएं। हाँ, और खास तौर पे यूपीएससी परीक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, देखेंगे कि कैसे अलग अलग शक्तियां उभरी, प्रशासन कैसे चला, समाज में क्या बदलाव आए और इस दौर की सांस्कृतिक धड़कन कैसी थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक परिदृश्य से। गुप्तों के बाद कौन थे बड़े खिलाड़ी मैदान में? कैसे चल रहा था ये सत्ता का खेल? देखिए, जैसा आपने कहा, कोई एक अखिल भारतीय शक्ति तो थी नहीं 600 सीई के बाद। लेकिन हाँ, दक्कन में बदामी के चालुक्य बहुत महत्वपूर्ण थे। चालुक्यज ऑफ बदामी। अच्छा, चालुक्य जी। और इनका सबसे मशहूर राजा था पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन सेकंड। हाँ, नाम तो सुना है। काफी शक्तिशाली थे। बहुत ज्यादा, इतने शक्तिशाली कि उन्होंने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को भी नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था, हरा दिया था। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। मतलब ये पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो संघर्ष था, ये एक तरह से सिंबल है ना क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा प्रतीक है ये। बट इसका जिक्र वो कहाँ मिलता है हमें, इस जीत का? हाँ, ये देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। इसका जिक्र मिलता है ऐहोल शिलालेख में। ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल शिलालेख, ठीक है जी। इसे पुलकेशन द्वितीय के ही दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने संस्कृत में लिखा था। अच्छा, रवि कीर्ति ने। हाँ, और मजे की बात यह है कि रवि कीर्ति ने इस प्रशस्ति में खुद की तुलना कालिदास और भारवी जैसे महान कवियों से की है। क्या बात है, आत्मविश्वास देखिए। जी, और ये शिलालेख ऐहोल के एक जैन मंदिर की दीवार पर है। तो ये जो प्रशस्तियां होती थीं, ये सिर्फ राजा की तारीफ नहीं होती थी, है ना। ये उस दौर के राजत्व मतलब किंगशिप की जो विचारधारा थी उसको भी दिखाती हैं। बिल्कुल सही। राजा अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता और शक्ति प्रदर्शन के लिए कवियों से अपनी विजयों और गुणों का बखान करवाते थे। अच्छा, दक्कन में चालुक्यों के अलावा और कौन था महत्वपूर्ण? चालुक्यों के दक्षिण में थे कांची के पल्लव, पल्लवास ऑफ कांची। ये भी एक बड़ी शक्ति थे। पल्लव। हाँ, इनका नाम भी कला और वास्तुकला के साथ जुड़ता है शायद। बिल्कुल, इनके शासक जैसे महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, ये एक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर वगैरह इन्हीं के समय के हैं। अच्छा। और फिर दक्कन में ही चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट उभरे, राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट, इनकी क्या खास बात थी? राष्ट्रकूटों के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग। हाँ, लेकिन शायद उनका सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक योगदान दिया कृष्ण प्रथम ने। कृष्णा वन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एलोरा में चट्टान काटकर वो अद्भुत कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। कैलाशनाथ टेम्पल। ओ हाँ, एलोरा का कैलाश मंदिर, वो तो मतलब अकल्पनीय है। रॉक कट आर्किटेक्चर का शायद सबसे शानदार उदाहरण। बिल्कुल, बेजोड़ नमूना है वो। और उनके एक और महत्वपूर्ण राजा हुए अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष जी, वो खुद एक विद्वान थे और कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है, कविराज मार्ग। माना जाता है कि वो उन्होंने लिखा या कम से कम उसमें उनका बड़ा योगदान था। अच्छा, राजा और विद्वान भी। हाँ। उत्तर भारत की बात करें तो वहां भी कन्नौज को लेकर एक लंबा संघर्ष चला था, है ना। हाँ बिल्कुल, कन्नौज जो हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत की राजनीति का एक तरह से केंद्र बन गया था। हाँ। उस पर नियंत्रण के लिए 3 बड़ी शक्तियों में लड़ाई चली। गुर्जर प्रतिहार पश्चिम से, पाल पूर्व से और राष्ट्रकूट दक्कन से। अच्छा, ये तीनों कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। जी,
करीब 200 साल तक ये संघर्ष चला। इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। 200 साल, ये दिखाता है कि कन्नौज उस समय कितना स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। बिल्कुल, और इस दौर के राजाओं को देखिए, वो महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रहे थे। हाँ, ये टाइटल्स तो बहुत भारी भरकम लगते हैं। ये उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। तो अगर हम मेन टेकअवे के तौर पर देखें तो कह सकते हैं कि 600 से 1200 सी का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो फ्रैगमेंटेशन और रीजनल पावर्स के उदय का एक मिश्रण था। सही। और ये शक्तियां प्रशस्तियों, उपाधियों और लगातार संघर्षों के जरिए अपनी लेजिटिमेसी और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं। बिल्कुल, और कन्नौज जैसे केंद्रों के लिए वो त्रिपक्षीय संघर्ष, वो इस क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का एक क्लासिक उदाहरण है। और प्रीलिम्स टेकअवे? प्रीलिम्स के लिए देखिए, आइहोल प्रशस्ति किसके लिए लिखी? रवि कीर्ति। किसके लिए? पुलकेशन द्वितीय। किस पर विजय? हर्षवर्धन पर। ठीक है। फिर कैलाशनाथ मंदिर एलोरा किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट। कविराज मार्ग का संबंध किससे है? अमोघवर्ष प्रथम से। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल था? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ये सीधे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई उत्तर और दक्कन की बात। चलो अब देखते हैं कि सुदूर दक्षिण में क्या हो रहा था, खासकर चोल साम्राज्य। हाँ, चोल। चोरों ने ऐसा क्या किया कि उनका जिक्र आज भी इतनी प्रमुखता से होता है, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके राज्य की प्रकृति को लेकर जो बहस है वो मेंस में अक्सर पूछी जाती है। उस पर बात करते हैं। दक्षिण में चोल मतलब चोलाज निश्चित रूप से इस काल की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बनकर उभरे। इनकी शुरुआत की विजयालय ने। विजयालय? वो पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। अच्छा, सामंत से शुरुआत हुई। हाँ, लेकिन 9वीं सदी के मध्य में उन्होंने तंजौर पर कब्जा कर लिया और चोल वंश की फिर से नींव रखी। लेकिन चोल साम्राज्य का जो स्वर्ण युग कहते हैं वो तो बाद में आया। हाँ, वो आया राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के समय में। ये लगभग 985 से 1044 सीई के बीच का समय था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। जी, राजराज प्रथम ने न केवल दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली नौसेना भी बनाई, नेवी। हाँ, चोल नेवी का जिक्र आता है। और उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा भी किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ही तंजौर में वो विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर, हाँ, वो तो देखा है तस्वीरों में। द्रविड़ वास्तुकला का शाहकार माना जाता है। बिल्कुल। और फिर उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने तो इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में गंगा नदी तक सफल सैन्य अभियान किया। गंगा तक? दक्षिण से? हाँ, और गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की, मतलब गंगा का विजेता। गंगईकोंड चोल? वाह। और इसी जीत की याद में उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी भी बसाई। अच्छा, नई राजधानी? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपनी नेवी का इस्तेमाल करके दक्षिण पूर्व एशिया तक सफल अभियान किए, श्री विजय साम्राज्य तक, जो आज के इंडोनेशिया के पास था। दक्षिण पूर्व एशिया तक? ये तो कमाल की बात है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है ना? चोलों की नौसैनिक शक्ति और दक्षिण पूर्व एशिया में उनके अभियान। बिल्कुल बिल्कुल, ये अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस बहस पर जो मेंस के लिए बहुत अहम है। चोल राज्य का स्वरूप कैसा था? क्या वो एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, मतलब पूरी तरह केंद्र से कंट्रोल होता था? देखिए, जो पुराने इतिहासकार थे, जैसे के. नीलकंठ शास्त्री, हाँ, उनका नाम आता है, वो मानते थे कि चोल साम्राज्य एक केंद्रीकृत, बहुत कुशल नौकरशाही वाला साम्राज्य था। राजा का कंट्रोल बहुत मजबूत था। अच्छा। लेकिन बाद में एक अमेरिकी इतिहासकार हुए, बर्टनस्टाइन। उन्होंने एक अलग थ्योरी दी, खंडीय राज्य की, सेगमेंटरी स्टेट। खंडीय राज्य, सेगमेंटरी स्टेट, इसका क्या मतलब था? स्टाइन का तर्क ये था कि चोल राजा की जो वास्तविक राजनीतिक शक्ति थी, वो उसके कोर रीजन, मतलब केंद्र के आसपास के इलाके तक ही ज्यादा सीमित थी। जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाते थे, स्थानीय सरदार और जो स्थानीय समूह थे, उनका प्रभाव बढ़ता जाता था। तो राजा का कंट्रोल कम होता जाता था। हाँ, उनका कहना था कि राजा की संप्रभुता ज्यादातर अनुष्ठानिक थी, रिचुअल सॉवरेनिटी, मतलब वो एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रमुख के तौर पर इन अलग अलग खंडों को, सेगमेंट्स को जोड़े रखता था,
लेकिन रोजमर्रा के प्रशासन में उसका सीधा दखल सीमित था। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है नीलकंठ शास्त्री से। हाँ बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन चलता कैसे था अगर राजा का सीधा कंट्रोल नहीं था तो? यहीं पर स्थानीय स्वायत्त सभाएं मतलब लोकल ऑटोनोमस असेंबलीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, सभाएं। जी, जैसे OUR, ये आम गैर ब्राह्मण गांवों की सभा थी। फिर सभा या महासभा, ये ब्राह्मणों को दान दिए गए जो अग्रहार गांव होते थे उनकी सभा थी। सभा ब्राह्मणों के लिए? हाँ। और तीसरा नगरम, ये व्यापारियों का संगठन था। नगरम व्यापारियों का, ओके। ये सभाएं अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन काफी हद तक खुद करती थीं, जैसे जमीन, सिंचाई, न्याय, टैक्स वसूलना, ये सब। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा कुछ? हाँ, काफी हद तक। और इसी संदर्भ में उत्तर मेरूर शिलालेख का जिक्र आता है। उत्तर मेरूर? हाँ, ये नाम भी सुना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। उत्तर मेरूर शिलालेख तमिलनाडु से मिला है। ठीक है। और ये हमें सभा के कामकाज के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। उसकी अलग अलग समितियां थीं जिन्हें वारियम कहते थे। वारियम? और इन समितियों के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था उसकी प्रक्रिया भी बताई गई है। कुडवोलाई प्रणाली का जिक्र है। कुडवोलाई, ये क्या था? ये एक तरह की लॉटरी प्रणाली थी। नाम पर्चियों पर लिखकर एक बर्तन में डालते थे और फिर किसी बच्चे से निकलवाते थे। इस तरह सदस्य चुने जाते थे। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा तरीका है। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण। बिल्कुल। हालांकि ये जो बर्टनस्टाइन का खंडीय राज्य वाला मॉडल है, इसकी भी आलोचना हुई है ना? हाँ, हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मॉडल चोल राजा की वास्तविक शक्ति और राज्य के जो सेंट्रलाइज्ड तत्व थे उनको नजरअंदाज करता है। तो शायद सच्चाई कहीं बीच में है। हो सकता है। शायद चोल राज्य में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों तरह के तत्व मौजूद थे। ये एक जटिल तस्वीर है। तो मेन टेक अवे यही बनता है कि चोल राज्य की प्रकृति एक जटिल बहस का विषय है। सही। जिसमें केंद्रीकृत साम्राज्य मॉडल नीलकंठ शास्त्री और खंडीय राज्य मॉडल बर्टनस्टाइन, दोनों के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं और स्थानीय स्वायत्त इकाइयों और सभा नगरम का महत्व समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेकअवे के लिए विजयालय संस्थापक राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड चोलोपुरम, श्री विजय अभियान। फिर वो स्थानीय सभाएं सभा नगरम और उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है? सभा की कामकाज से, कुडवोलाई प्रणाली से। ठीक है। और दक्षिण में चोलों के अलावा चेर और पांड्यबुरी थे। हाँ, चोलों के समकालीन थे चेर केरल में और पांड्य मदुरई के आसपास, लेकिन चोल ज्यादा शक्तिशाली थे इस दौर में। ओके। चेरों के बारे में एक बात आती है कि उनके शिलालेखों में प्रशस्ति और वंशावली कम मिलती हैं। हाँ, ऐसा देखा गया है। इससे कुछ इतिहासकार वहाँ मातृवंशीय व्यवस्था मतलब मेट्रिलिनियल सिस्टम का अनुमान लगाते हैं, पर ये पूरी तरह सिद्ध नहीं है। ये बस एक संभावना जताई जाती है। समझ गया। चलिए, दक्षिण के बाद अब जरा वापस उत्तर और मध्य भारत की तरफ चलते हैं। वहां भी कुछ और महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, मालवा के परमार और दिल्ली के तोमर। जी। इनका क्या महत्व था? हाँ, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार वंश काफी शक्तिशाली हुआ। पैरामाराज ऑफ मालवा, इनकी राजधानी थी धारा। इस वंश के 2 राजा बहुत प्रसिद्ध हैं, एक मुंजा और दूसरे शायद सबसे प्रसिद्ध राजा भोज। हाँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत। हाँ, वही राजा भोज। लगभग 1010 से 1055 सीई तक उनका शासन रहा। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के अद्भुत संरक्षक भी थे। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने भोपाल के पास एक बहुत बड़ी झील बनवाई थी, भोजसर झील, और अपनी राजधानी धारा में भोजशाला नाम से एक संस्कृत स्टडी सेंटर स्थापित किया था। भोजशाला मतलब शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। बिल्कुल। और दिल्ली क्षेत्र का क्या? दिल्ली क्षेत्र में तोमर राजपूतों का उदय हुआ। तोमर इनके एक शासक थे, अनंगपाल द्वितीय। उन्हें अक्सर दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर। हाँ, उस समय दिल्ली को ढिल्ली या ढिल्लिका कहा जाता था। ढिल्ली? अच्छा। वो जो कहानी है कि मेहरौली का लौह स्तंभ उन्होंने फिर से लगवाया और वो ढीला रह गया, इसलिए ढिल्ली नाम पड़ा, वो शायद लोक कथा है। हाँ, वो कहानी सुनी है।
लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि अनंगपाल ने लाल कोट किले की नींव रखी थी, जो दिल्ली का पहला किला माना जाता है, और उन्होंने सूरजकुंड और अनंगताल जैसी पानी की संरचनाएं भी बनवाई हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। अनंगपाल तोमर और दिल्ली की स्थापना, लाल कोट। लाल कोट, ठीक है। कश्मीर का भी जिक्र आता है इस दौर में। हाँ, आता है। कश्मीर में भी महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, जैसे कारकोट वंश और उत्पल वंश। कारकोट और उत्पल, इनके बारे में हमें सबसे अच्छी जानकारी मिलती है कल्हण की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी, हाँ, वो तो भारतीय इतिहास लेखन में मील का पत्थर मानी जाती है। 12वीं सदी में लिखी गई थी। बिल्कुल। कल्हण ने काफी व्यवस्थित तरीके से कश्मीर का इतिहास लिखा। कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ अपनी विजयों के लिए जाने जाते हैं। ललितादित्य। और उत्पल वंश के राजा अवंतीवर्मन अपनी कुशल सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कश्मीर में खेती को बहुत सुधारा था। अच्छा, तो ये सब उदाहरण यही दिखाते हैं कि राजनीतिक शक्ति अब सिर्फ गंगा घाटी या किसी एक केंद्र में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रीय पहचाने, अलग अलग राजवंश उभर रहे थे और अपनी छाप छोड़ रहे थे। सही। चलो अब देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था और समाज का ढांचा कैसा था। एक चीज जो इस दौर की बड़ी पहचान है वो है भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अक्सर मेंस में सवाल बनता है, क्या ये व्यवस्था भारतीय सामंतवाद, इंडियन फ्यूडलिज्म की ओर ले गई? ये क्या था पूरा मामला? देखिए, इस दौर में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को बड़े पैमाने पर जमीन दान में देना एक आम प्रथा बन गई थी। इन दानों को अग्रहार या ब्रह्मदेय कहा जाता था। अग्रहार और ब्रह्मदेय, ये दान अक्सर ताम्रपत्रों पर, मतलब कॉपर प्लेट्स पर दर्ज किए जाते थे। अच्छा, तांबे की प्लेट्स पर। जी, इनमें दान दी गई जमीन की सीमाएं लिखी होती थीं, दान देने वाले और पाने वाले का नाम होता था, और अक्सर कई तरह की छूटें भी दी जाती थीं, एग्जेम्पशंस। कैसी छूटें? जैसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स एग्जेम्पशन, या राजा के अधिकारी बिना अनुमति के उस जमीन में प्रवेश नहीं कर सकते, अप्रवेश्य, इस तरह की। तो इन भूमि अनुदानों का मकसद क्या था? राजा क्यों दे रहे थे इतनी जमीनें, वो भी छूट के साथ? सिर्फ धार्मिक पुण्य कमाने के लिए? धार्मिक पुण्य तो एक कारण था ही, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक और आर्थिक वजहें भी थीं। जैसे ये नए या दूर दराज के इलाकों में कृषि का विस्तार करने का एक तरीका था। अच्छा, खेती बढ़ाने के लिए। हाँ, ब्राह्मणों को वहां बसाकर राज्य की पहुंच और संस्कृतिष्ठ संस्कृति को फैलाना भी एक मकसद था। और ब्राह्मणों के जरिए राजा अपनी सत्ता को वैधता, लेजिटिमेसी भी दिलाते थे। ब्राह्मण अक्सर इन क्षेत्रों में ज्ञान व्यवस्था लाते थे, जिससे राजा की स्थिति मजबूत होती थी। समझ गया। और यहीं से वो भारतीय सामंतवाद वाली बहस शुरू होती है। हाँ, यहीं से आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकारों ने ये सिद्धांत दिया। आर.एस. शर्मा, उनका तर्क था कि इन अनुदानों से राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब शक्ति राजा के हाथ से निकलकर स्थानीय लोगों, ब्राह्मणों, मंदिरों के पास चली गई कुछ हद तक। और उनका कहना था कि इससे जमीन के साथ जुड़े किसानों की स्थिति कमजोर हुई, वो एक तरह से सर्फ बन गए। व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, जिससे शहरों का पतन हुआ, अर्बन डीके। तो ये सारे लक्षण मिलकर सामंतवाद बनाते हैं उनके अनुसार। हाँ, उनके अनुसार ये भारतीय सामंतवाद था। ये मेंस के लिए क्लासिक डिबेट है। लेकिन क्या सब इतिहासकार इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सामंतवाद मॉडल की काफी आलोचना भी हुई है। अच्छा, क्या कहा आलोचकों ने? आलोचकों का कहना है कि भारतीय संदर्भ यूरोप के सामंतवाद से बहुत अलग था। व्यापार और मुद्रा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, किसान हमेशा जमीन से बंधे हुए नहीं थे, और भूमि अनुदानों ने असल में राज्य निर्माण, स्टेट फॉर्मेशन और कृषि विस्तार, अग्रेरियन एक्सपेंशन में सकारात्मक भूमिका निभाई। तो वो इसे पतन के तौर पर नहीं देखते? नहीं, वो इसे एक अलग तरह के विकास के रूप में देखते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, ये जानना कि सारे अनुदान टैक्स फ्री नहीं थे। अच्छा। कुछ अनुदान कर शासना भी कहलाते थे, मतलब उन पर टैक्स देना होता था।
खासकर ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कर शासन, ये नया टर्म है, ठीक है। समाज की बात करें तो वर्ण और जाति व्यवस्था का क्या हुआ इस दौर में? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तो जारी रही, बल्कि और ज्यादा जटिल हो गई। कॉम्प्लेक्स? जटिल कैसे? देखिए, जैसे जैसे नए समुदाय और इलाके राज्य के संपर्क में आए, कई नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। सामाजिक पदानुक्रम मतलब सोशल हायरार्की बनी रही। उसमें टॉप पर कौन थे? ब्राह्मणों का स्थान भूमि अनुदानों के कारण और मजबूत हुआ। क्षत्रिय योद्धा वर्ग के रूप में महत्वपूर्ण बने रहे। ठीक है। दक्षिण भारत में कोई खास बात थी सामाजिक संरचना में? हाँ, दक्षिण भारत में एक चीज खास थी, वेल्लालर समुदाय। वल्लालर? ये मुख्य रूप से कृषक समुदाय थे। तकनीकी तौर पर शूद्र वर्ण में आते थे, लेकिन जमीन पर अपने नियंत्रण के कारण ये सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत प्रभावशाली थे। अच्छा, जमीन के मालिक होने के कारण पावरफुल थे। बिल्कुल। और एक और अनोखी चीज थी दक्षिण में, इडंगई और वलंगई समूहों का उभरना। इडंगई और वलंगई ये क्या है? बायां हाथ और दायां हाथ? हाँ, शाब्दिक अर्थ यही है। ये जाति आधारित समूह नहीं थे, बल्कि व्यवसायों और सामाजिक हैसियत पर आधारित बड़े गठबंधन जैसे थे। अच्छा, कौन थे इनमें? इडंगई में मुख्य रूप से कारीगर और व्यापारी समूह आते थे, और वलंगे में ज्यादातर कृषक समूह थे। और इनके बीच संबंध कैसे थे? कभी कभी तनाव भी होता था इनके बीच। ये दक्षिण भारतीय समाज की एक खास पहचान है। और कृषि तकनीकों के बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, एक ग्रंथ है कृषि पराशर, शायद 10वीं 11वीं सदी में बंगाल क्षेत्र में लिखा गया। कृषि पराशर? ये उस समय की कृषि तकनीकों, खासकर धान की खेती और बारिश के महत्व के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। तो अगर हम मेन टेक अवे देखें, हाँ, प्रशासन और समाज का, हाँ, तो भूमि अनुदान इस युग की केंद्रीय विशेषता थी। ये राज्य निर्माण, कृषि विस्तार, ब्राह्मणवादी प्रभाव बढ़ाने के साधन थे। लेकिन इनसे भारतीय सामंतवाद की बहस छिड़ी। आर.एस. शर्मा बनाम अन्य। सही। और समाज में वर्ण जाति व्यवस्था जटिल हुई। दक्षिण में वेल्लालार, इडंगई, वलंगई जैसे विशिष्ट समूह उभरे। और प्रीलिम्स टेक ओवर? अग्रहार, ब्रह्मदेव भूमि अनुदान, हाँ, ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स, हाँ, कर शासन टैक्स वाले अनुदान, वेल्लालर दक्षिण भारतीय कृषक, इडंगई वलंगई दक्षिण भारतीय सामाजिक समूह, और कृषि पराशर कृषि ग्रंथ। बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी इस दौर में। इकोनॉमी? हाँ सामंतवाद की बहस में शहरी पतन और व्यापार में गिरावट की बात आई थी। जी। क्या वाकई ऐसा हुआ था? शहर वीरान हो गए थे, व्यापार ठप पड़ गया था? देखिए, इस पर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है। आर.एस. शर्मा का वो शहरी पतन वाला सिद्धांत काफी प्रभावशाली रहा है, नो डाउट। लेकिन जो हाल के शोध हुए हैं, खासकर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं, उनसे पता चलता है कि तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। मतलब? हो सकता है कुछ पुराने शहर जैसे पाटलिपुत्र, उनका महत्व कम हुआ हो, लेकिन कई नए क्षेत्रीय केंद्र और कस्बे उभर रहे थे। तो पूरी तरह पतन कहला शायद सही नहीं होगा। तो शहर बदल रहे थे, खत्म नहीं हो रहे थे? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और व्यापार भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो व्यापार किस रूप में जारी रहा? इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड? आंतरिक व्यापार मतलब इंटरनल ट्रेड तो निश्चित रूप से चलता रहा। रोजमर्रा की चीजें, नमक, अनाज, कपड़े, धातु, मसाले, इनका व्यापार होता था। और घोड़े जैसे जरूरी सामान का भी। घोड़े तो सेना के लिए जरूरी थे। बिल्कुल। और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते भी सक्रिय थे। बाह्य व्यापार यानी एक्सटर्नल ट्रेड का स्वरूप जरूर बदला। कैसे बदला? रोमन साम्राज्य से जो सीधा व्यापार था वो कम हो गया, लेकिन अरब व्यापारियों के साथ व्यापार बढ़ा, खासकर पश्चिमी तट पर। अच्छा, अरबों के साथ? हाँ, और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी समुद्री व्यापार जारी रहा। चोलों के अभियानों से भी ये पता चलता है। हाँ, वो श्री विजय वाला अभियान। बिल्कुल। मामल्लपुरम, नागपट्टिनम, क्विलोन, जिसे आज कोल्लम कहते हैं, ये सब महत्वपूर्ण बंदरगाह थे इस दौर में। तो व्यापार को चलाने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? क्या कोई संगठन थे व्यापारियों के? हाँ, व्यापारी श्रेणियां या गिल्ड्स जिन्हें कहते हैं, वो इस दौर में भी बहुत महत्वपूर्ण थे। गिल्ड्स? इन्हीं श्रेणी, निगम, पूग जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। अच्छा। दक्षिण भारत में तो बहुत बड़ी और प्रभावशाली श्रेणियां थीं, जैसे मणिग्रामम और अय्यावोले। मणिग्रामम और अय्यावोले, ये नाम याद रखने वाले। हाँ, इनका नेटवर्क दूर दूर तक फैला था। ये सिर्फ व्यापारी नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी मंदिरों को दान देने और स्थानीय प्रशासन में भी भूमिका निभाते थे। मतलब काफी पावरफुल थे ये गिल्ड्स। बहुत। और व्यापार में सिक्कों का भी प्रयोग होता था।
जैसे पश्चिमी भारत में गधिया सिक्के मिले हैं। गधिया सिक्के। और सिक्कों के अलावा व्यापारी लेन देन के लिए हुंडिकाओं का भी इस्तेमाल करते थे। हुंडिका, ये क्या होता है? ये एक तरह के विनिमय पत्र थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे आज के चेक या ड्राफ्ट समझ लीजिए। अच्छा। तो मतलब क्रेडिट सिस्टम भी था। हाँ, विकसित था। तो मेन टेक अवे क्या बनता है अर्थव्यवस्था का? व्यवस्था को सिर्फ पतन के नजरिए से देखना सही नहीं है। शहरीकरण और व्यापार के स्वरूप में बदलाव जरूर आए, लेकिन ये जारी रहे। क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, व्यापारिक नेटवर्क जिसमें गिल्ड्स शामिल थे, और मुद्रा जिसमें सिक्के और हुंडिका दोनों थे, उनका प्रयोग होता रहा। और अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेक अवे और बंडी के ये एक बहस है, सिद्धांत है। मणिग्रामम, अय्यावोले, दक्षिण भारतीय व्यापारी श्रेणियां गिल्ड्स, गधिया सिक्के पश्चिमी भारत, हुंडिका बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो बंदरगाह मम्मल्लपुरम, नागापट्टिनम, क्विल्होन। ठीक है, चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, इस दौर का धर्म और संस्कृति। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्ति आंदोलन, महान दार्शनिकों और भव्य मंदिर निर्माण का काल था। भक्ति आंदोलन ने कैसे धर्म को आम लोगों तक पहुंचाया, इस पर बात करते हैं। देखिए, ये इस दौर का शायद सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक विकास था। भक्ति मूवमेंट, खासकर दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई और ये बहुत फैला। भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। हाँ, जो पारंपरिक कर्मकांड थे, यह सिर्फ ज्ञान मार्ग था। हाँ। उसके समानांतर ईश्वर के प्रति तीव्र व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण का मार्ग लोकप्रिय हुआ। और इसमें कौन लोग थे मुख्य? तमिल क्षेत्र में दो मुख्य धाराएं थीं, वैष्णव आलवार संत और शैव नायनार संत। आलवार और नायनार। आलवार विष्णु के भक्त थे, नायनार शिव के। इन्होंने स्थानीय भाषा यानी तमिल में भक्ति गीतों की रचना की, जो भजन जैसे थे और बहुत लोकप्रिय हुए। अच्छा, लोकल भाषा में, ये बड़ी बात थी। हाँ, इससे धर्म आम लोगों से जुड़ा। और इनकी क्या विशेषताएं थी? ये संत घूम घूम कर अपने इष्ट देव के भजन गाते थे, मंदिरों में जाते थे, और उनकी रचनाओं में गहरी इमोशनैलिटी, भावनात्मकता दिखती है। उन्होंने कुछ हद तक जाति व्यवस्था की आलोचना भी की, इसलिए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके अनुयायी बने। सभी वर्गों के लोग, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, अलवारों के भजनों का जो संग्रह है उसे नालायर दिव्य प्रबंधन कहते हैं। नालायर दिव्य प्रबंधन। और नायनारों के भजनों का संग्रह तिरुमुरे। तिरुमुरे, ठीक है। क्या इनमें कोई महिला संत भी थी? हाँ, अलवारों में अंडाल एक बहुत प्रसिद्ध महिला संत थी। उनकी भक्ति कविताएं आज भी गाई जाती हैं। अंडाल, ओके। इसी दौर में वो महान दार्शनिक शंकर यानी शंकराचार्य भी हुए थे? हाँ, बिल्कुल। 8वीं-9वीं सदी में केरल में जन्मे थे शंकराचार्य। उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। अद्वैत वेदांत, ये तो भारतीय दर्शन की सबसे प्रभावशाली धाराओं में से एक है। इसका मूल सिद्धांत क्या था? उनका मूल सिद्धांत था कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य है, और ये ब्रह्म निर्गुण है, निरपेक्ष है, मतलब उसका कोई रूप, कोई गुण नहीं है। अच्छा। और आत्मा और ब्रह्म वो मूलतः एक ही है। हम अलग अलग जो देखते हैं ये सब माया है, भ्रम है। माया। हाँ, और इस भ्रम से मुक्ति यानी मोक्ष सिर्फ ज्ञान मार्ग से ही संभव है, जब हमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो जाता है। ज्ञान मार्ग पर जोर था उनका। बिल्कुल। और शंकर ने पूरे भारत में यात्राएं की और 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। हाँ, वो 4 मठ, ठीक है। क्या कोई और महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था इस दौर में? हाँ, 12वीं सदी में कर्नाटक में एक और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, वीरशैव या लिंगायत आंदोलन। वीरशैव या लिंगायत, इसके नेता कौन थे? इसके प्रणेता थे बसवन्ना। वो कल्याणी के चालुक्य राजा के मंत्री थे। बसवन्ना। ये आंदोलन जाति व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का और मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। ऐसे काफी रेडिकल था ये तो। हाँ, लिंगायत अपने शरीर पर एक छोटा सा शिवलिंग धारण करते हैं, जिसे इष्टलिंग कहते हैं। इष्टलिंग। और उनके भक्ति साहित्य को वचन कहते हैं, जो कन्नड़ भाषा में है। वचन, कन्नड़ में। इसमें भी कोई महिला संत थी? हाँ, अक्का महादेवी इस परंपरा की बहुत प्रमुख और सम्मानित महिला संत हैं। उनके वचन बहुत प्रसिद्ध है। अक्का महादेवी। ओके। बौद्ध और जैन धर्म की क्या स्थिति थी इस दौरान? उनका प्रभाव कम हो रहा था?
हाँ, मौजूद तो थे, लेकिन उनका प्रभाव पहले की तुलना में धीरे धीरे कम हो रहा था। अच्छा। पूर्वी भारत में पाल शासकों ने, जैसे धर्मपाल ने, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े महाविहार थे। नालंदा, विक्रमशिला। हाँ। और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में जैन धर्म अप्रभाव बना रहा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो शैव और वैष्णव मत खासकर भक्ति के प्रभाव में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। समझ गया। और अब आते हैं संस्कृति के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, मंदिर निर्माण कला। हाँ, मंदिर। कहा जाता है कि इस युग में मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। मंदिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे, सेंटर ऑफ लाइफ। कैसे? मंदिरों के पास बहुत जमीन होती थी, धन होता था, वो शिक्षा के केंद्र भी थे, कलाओं को भी संरक्षण देते थे, त्योहारों और उत्सवों का आयोजन होता था, तो वो एक तरह से पूरे समुदाय को जोड़ने का काम करते थे। अच्छा, और राजाओं ने भी खूब मंदिर बनवाए? हाँ, राजाओं और धनी व्यापारियों ने अपनी शक्ति, अपनी भक्ति दिखाने के लिए बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए। और इसी दौर में वास्तुकला की दो प्रमुख शैलियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से विकसित हुईं। कौन सी दो शैलियां? उत्तर भारत में नागरा शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। नागरा और द्रविड़, इनमें मुख्य अंतर क्या है, कैसे पहचाने? देखिए, नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान है उसका शिखरा, जो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर होता है। वो आधार से ऊपर की तरफ जाते हुए वक्राकार, मतलब कर्वीलिनियर होता है, घुमावदार। अच्छा, घुमावदार शिखर। हाँ, और शिखर के ऊपर एक गोल संरचना होती है, आमलक, और उसके ऊपर कलश। जैसे आप खजुराहो के मंदिर देखें या भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर देखें, वो नागर शैली के उदाहरण हैं। खजुराहो, लिंगराज, ठीक है। और द्रविड़ शैली? द्रविड़ शैली में गर्भगृह के ऊपर पिरामिड जैसी बहुमंजिला संरचना होती है, सीढ़ी नुमा। इसे विमाना कहते हैं। विमाना? हाँ, और द्रविड़ मंदिरों में अक्सर बहुत बड़े प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, और मंदिर के चारों ओर बड़ा सा प्रांगण होता है। गोपुरम, हाँ, दक्षिण के मंदिरों में दिखते हैं ये। बिल्कुल। तंजौर का वो बृहदीश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम ने बनवाया, वो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बृहदीश्वर मंदिर, ठीक है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में है? वो तो दक्कन में है। हाँ, वो दक्कन में है, लेकिन उसमें द्रविड़ शैली का प्रभाव ज्यादा दिखता है। और उसकी सबसे खास बात यह है कि वो पूरा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। हाँ, वो तो अद्भुत है, रॉक कट। जी। और कर्नाटक में बाद में लगभग 12वीं-13वीं सदी में होयसल वंश ने अपनी एक खास शैली विकसित की। होयसल? हाँ, बेलूर और हलेबिड में उनके मंदिर हैं। वो अपनी बहुत बारीक और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। स्टार शेप का उनका प्लान होता है अक्सर। बेलूर, हलेबिड, जटिल नक्काशी। हाँ, और मंदिरों में सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, मूर्तिकला भी खूब विकसित हुई। दीवारों पर देवी देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाई जाती थी। कहीं कहीं पेंटिंग्स, भित्ति चित्र भी मिलते हैं, जैसे बृहदीश्वर मंदिर के अंदर। अच्छा, पेंटिंग्स भी। तो मेंस टेक अवे क्या बनता है धर्म और संस्कृति का? मेंस के लेंस ये काल धार्मिक बहुलता और गहरे मंथन का था। एक तरफ भक्ति आंदोलन, अलवार, नायनार, वीर शैव ने धर्म को लोकप्रिय बनाया, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया और सामाजिक सुधारों की भी बात की। दूसरी तरफ शंकर के अद्वैत वेदांत ने दार्शनिक चिंतन को नई ऊंचाइयां दी। और तीसरी बात, मंदिर निर्माण कला नागर और द्रविड़ शैलियों में अपने चरम पर पहुंची और मंदिर सिर्फ पूजा स्थल न रहकर सामाजिक आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेक अवे? प्रीलिम्स के लिए आलवार, किसके भक्त, वैष्णव, संग्रह, नालायर, दिव्य प्रबंधम। नायनार, किसके भक्त, शैव, संग्रह, तिरुमुरई। अंडाल, महिला आलवार संत। ठीक। शंकर, कौन सा दर्शन, अद्वैत वेदांत। क्या स्थापना की, चार मठ। बसवन्ना, कौन सा आंदोलन, वीर शैव लिंगायत, साहित्य वचन। फिर शैलियां, नागर शैली, पहचान, शिखर, अमलक, उदाहरण खजुराहो, लिंगराज। द्रविड़ शैली, पहचान, विमान, गोपुरम, उदाहरण बृहदेश्वर।
और किल नक्काशी। बहुत अच्छे से कवर हो गया ये। हाँ तो संक्षेप में कहें, 600 से 1200 सीई का जो भारत था जी। वो राजनीतिक रूप से भले ही बटा हुआ दिखता हो, हाँ, फ्रैगमेंटेशन दिखता है, लेकिन ये क्षेत्रीय शक्तियों के उभार का, प्रशासनिक प्रयोगों जैसे वो भूमि अनुदान का, गहरे सामाजिक धार्मिक बदलावों, भक्ति आंदोलन, दर्शन का और एक बहुत समृद्ध मंदिर केंद्रित संस्कृति के विकास का एक बहुत जीवंत दौर था। बिल्कुल। ये एक जटिल, कॉम्प्लेक्स मगर बहुत डायनामिक काल था जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति की आगे की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही कहा। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए जी। कि इस दौर में इतनी राजनीतिक उथल-पुथल थी, इतनी क्षेत्रीय विविधताएं थीं, इसके बावजूद क्या संस्कृति या धर्म या शायद व्यापार के ऐसे कोई धागे थे, कोई ऐसे सूत्र थे जो उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों को भले ही अनौपचारिक रूप से पर जोड़े रखते थे? वो अदृश्य सूत्र क्या थे? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन? बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.